हर हर महादेव। 3 बज चुके हैं और आपको आ जाना चाहिए। अब जो बच्चे नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट सेशन को शेयर कर दें। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास हम ले रहे हैं। आज दूसरा क्लास है, एक क्लास जा चुका है। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर इतिहास खत्म करेंगे। 22 से 20 दिन का क्रैश कोर्स है। मात्र 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। किसी के बहकावे में नए आए कि आचार संहिता लगा है, एग्जाम नहीं होगा। जब तक पुख्ता नोटिफिकेशन नहीं आता है, एग्जाम नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम नहीं होगा। बोलने को बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि पड़ोसी चाहता है कि उसके घर में डीजे बजे और तुम वहाँ पे नाचो। ठीक है भाई, कोई नहीं चाहता कि पड़ोसी के घर में डीजे बजे हम वहाँ पे नाचें। सभी यह चाहते हैं कि हमारे घर में डीजे बने और डीजे बजे और पड़ोसी नाचे यहाँ पे आके। तो अगर नाचना है दूसरे के घर में डीजे बजा के तो भैया उसकी बात मान लो, नहीं तो खुद के घर में डीजे बजवाना है, पड़ोसी को नचवाना है तो भैया लास्ट तक बने रहो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रोज सुबह करंट अफेयर के मात्र 2 मिनट के सेशन आते हैं। अगर आप उसे देखते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम डीएलएड के साथ साथ 2 मिनट कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर 2 मिनट अपना आप गलत काम में, बहुत जगह ऐसे 2 मिनट होते होंगे आप व्यर्थ कर देते होंगे। 2 मिनट तो आपको सैंडल और चप्पल पहनने में, जूते पहनने में आज ठंड में लग जाते होंगे, लेकिन 2 मिनट अगर आप रोज़ सुबह दे देंगे ना तो सच बता रहे हैं भविष्य बदलेगा आपका। चलिए, विशेष रूप से आप अपने अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात पड़ोसी की बात में आने की, तो पड़ोसी की बात में नहीं आना है। आप क्लास देखिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्लास सजा दिए गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर के मैथ और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ, और रोज 12 बजे, हम बार बार बता रहे हैं भाई, रोज 12 बजे मैथ के क्लास होते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप समय से आ जाइए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन चेक कर लीजिए आपने दबाया है कि नहीं दबाया है, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। रोज रात में 9 बजे क्लास आती है, रोज रात में 9 बजे डाउट क्लास आता है, जिसमें आपके डाउट का जवाब दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई से नहीं, अदर एग्जाम से रिलेटेड अगर डाउट हो तो, जैसे कि एग्जाम कब होगा सर, यूपीटेट के रिजल्ट, मतलब इस सब सारे बारे में जो अपडेट होते हैं उसके बारे में वो सारे क्लास आते हैं, उसको देखा करिए। उसी के नीचे, उस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। ध्यान से हमारी बातों को, एक एक बातों को सुनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिखेंगे, एक एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लिखेंगे, जो कि एमसीक्यू और 1 नंबर में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और बाकी थ्योरी भी आप बना के लिख लेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है और लोकतंत्रात्मक देश है, और इस लोकतंत्रात्मक देश को बनाने में बहुत बड़ा समय लगा है। इसके लिए हमारे जो संविधान निर्मात्री हैं बहुत मशक्कत किए हैं। 200 साल बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो कोई नहीं चाहता था कि फिर से हमारी सरकार, हमारी भारत गुलाम हो जाए किसी का। इस वजह से हमारे संविधान सभा में संविधान निर्मात्रियों द्वारा संविधान को बनाने के लिए 60 देशों का अवलोकन करना पड़ा, और 60 देशों के अवलोकन के बाद हमारा जो पूरा का पूरा संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। समझ सकते हैं, लगभग 3 साल। और हमारे पूरे विश्व की बात कर लें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा संविधान रखने वाला, सबसे ज़्यादा संविधान में शब्दों वाला हमारा देश है। अब इसके विषय में हम एक एक चीज़ बात करते हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष, सबसे पहले विचार कौन लाया था? वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने लाया था। कौन लाया था 1934 में? एम.एन. राय ने लाया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से भी नहीं था, ऊपर एक तरह से विचार था एम.एन. राय द्वारा 1934 में, लेकिन 1935 में कांग्रेस जो पार्टी है उसके द्वारा एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग किया गया। तो आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि संविधान सभा का आधिकारिक रूप से मांग कब किया गया, तो बताएंगे 1935 में। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार मांग करा आधिकारिक रूप से कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमारा संविधान बनना चाहिए। और भारत के संविधान सभा के बारे में सबसे पहले सोच किसने रखा, तो बताएंगे हमारे बुजुर्ग और हमारे माननीय एम.एन. राय जी ने रखा था 1934 में। 2 क्लियर हो गए आपके यहाँ से। अगला, अब ऐसा नहीं है कि यह पूरे के पूरे क्लास आपके अदर एग्जाम में नहीं काम आएंगे, सभी जगह काम आएंगे, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखें इसे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा होगा, जो संविधान निर्मात्री होंगे या फिर जो संविधान के निर्माणकर्ता होंगे, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इस संविधान सभा में सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यक्ति होंगे, किसी बाहरी वैश्विक शक्ति का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा। यानी कि सीधा सीधा यह कहना चाहते थे, इसमें अंग्रेज
एक भी नहीं चाहिए हमें। हमें सब के सब भारतीय या फिर ब्रिटिश रजवाड़े से या भारतीय रजवाड़ों के क्षेत्र से चलेगा, लेकिन हमें भारतीय सिर्फ चाहिए, इसमें ब्रिटिश का कोई रोल नहीं चाहिए। और नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश ने स्वीकार कर लिया और इसे ही कहा जाता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगर आपसे पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक घोषणा किया गया था कि 1938 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक घोषणा किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1938 में कि हमारे संविधान सभा में हमारे जो संविधान बनेंगे उसको निर्माण करने को लेकर, इसको निर्माण करने में वयस्क मताधिकार के रूप में वही लोग होंगे जो हमारे भारतीय होंगे, न कि कोई भारतीय या फिर कोई बाहरी वैश्विक शक्ति का इसमें हस्तक्षेप होगा। यही होता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। लिख दें, लिखे ना बस डेट लिख देते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ हम लिखवाने हैं, घबराइएगा मत, बस आप देखते चलिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप चाहते हैं मुझे बड़े भाई देखते हैं तो आप हर जगह स्टेटस लगाओ, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। आपके भविष्य के बारे में चिंता करता है करंट हेवन, आपके भविष्य के बारे में अगर आप शेयर करते हैं तो आने वाले समय में, अभी मैथ चल रहा है 12 बजे, मैथ चल रहा है 12 बजे, या एसएसटी चल रहा है आपका 3 बजे 3 PM पर, और अभी साइंस का भी क्लास लगाएंगे। साइंस तो हम ज्ञाता बना देंगे आपको, मात्र 10 दिन में पूरी साइंस खत्म कर देंगे। अगर हम 15 तारीख से भी, अगर 20 तारीख से भी स्टार्ट करेंगे तो 10 तारीख तक, मतलब 30 तारीख तक आपके खत्म कर देंगे हम। ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे वादा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें व्यूज चाहिए। अगर आप व्यूज लाते हो बढ़िया बढ़िया व्यूज, 10,000 15,000 अपनी संख्या बढ़ाते हो तो साइंस लगाने का कोई फायदा निकलेगा, नहीं तो हम मेहनत करेंगे और आप बस मात्र एक विचार हमारे लिए नहीं सोच सकते। सोचिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तब इस नेहरू के विचार को 1540 को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है आपको पता है। अब जैसे तैसे ब्रिटिश तैयार हो जाते हैं। द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद भारत का संविधान सभा बैठना था और अंग्रेजों ने बोल रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत के संविधान सभा का निर्माण करेंगे, भारत के संविधान सभा बैठाएंगे। लेकिन बाद में ये मुकरने लगे इसको लेकर कि संविधान सभा नहीं बनेगी, स्वायत्त देश नहीं बनने देंगे इसे। लेकिन बाद में बहुत सारे बवाल होते हैं, आपको पता है कि क्रिप्स मिशन आता है इसके लिए, और उधर आपको पता है कि करो या मरो का नारा भी दिया जाता है हमारे 1942 में हमारे गांधी जी द्वारा। गांधी जी को फिर वहाँ से नज़रबंद कर लिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, गुप्त कर रख लिया जाता है कहीं कि वहाँ से उनसे कोई मिलने ना पाए। लेकिन वह ज्वलनशील मुद्दा करो या मरो का नारा पूरे रातों रात पूरे भारत में फैल चुका था। हमारे नेवी सेना, एयरफोर्स, हर जगह वो फैल चुका था, हर जगह छपने लगा था, कागज पत्तर हर जगह छपाई शुरू हो गई थी कि ब्रिटिश भगाओ देश बचाओ, गोरों को देश से निकालो, ये सारी बातें, यानी करो या मरो का नारा स्टार्ट हो गया था। और जहाँ 100 वहाँ पे, और जहाँ मतलब कि हम लोग की संख्या बहुत ज़्यादा थी ना, भारतीयों की शुरू से ही ज़्यादा थी, तो इसके आगे जीत पाना किसी की बस की बात नहीं थी। और इसी को देखते हुए एक क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जब आता है तो इसको लेकर मुस्लिम लीग जिसके जिन्ना साहब थे, यह क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देती है। और बाद में मुस्लिम लीग एक नया बखेड़ा स्टार्ट कर देती है कि हमें भी एक अलग से इलेक्टोरल चाहिए, एक तरह से अलग स्वायत्त हिस्सा चाहिए हमें भारत से, जो हम अपना संविधान सभा बनाएं। और इस बात को हमारे गांधी जी स्वीकार नहीं किए। हमारे गांधी जी का कहना था आप जो मांगो हम दे देंगे, लेकिन देश का बंटवारा नहीं देंगे। और यही कारण होता है कि जिस दिन हमारे संविधान सभा में संविधान निर्मात्री बैठते हैं और संविधान सभा में एक भी दिन हमारे महात्मा गांधी जी नहीं जाते हैं, वो बंगाल में जाते हैं। बंगाल में जहाँ पे हड़कंप मचा था, बंगाल आपको पता है, बंगाल हमारा मतलब पश्चिमी एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था पहले, 1971 में, बाद में आज़ादी मिला है उसे। और बाद में अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन की व्यवस्था किया जाता है और इस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा में मात्र एक संविधान सभा की बात की जाती है। और इसको जैसे तैसे मुस्लिम लीग को भैया काफ़ी हद तक उसको संतुष्ट कर दिया जाता है ना। एक मिनट रुकना, तो मम्मी बात कर रही है क्या किसी से, रुकना भाई। औरतों का क्या है भाई, मिल गई मम्मी से, कोई सामने आ गया और क्या बनेगा भैया घर में आज आपके। और आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, हमको लगा आपको डिस्टर्ब होगा तो हमने मना किया। आप शांत हो गई हैं, कोई दुविधा नहीं होगा आपको। चलें स्टार्ट करें। अब जैसे तैसे मुस्लिम लीग को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक उसे संतुष्ट किया गया। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन 1946, ध्यान सुनिएगा। अब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब यहाँ से याद करने वाला विषय है, 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि इसमें भारत का संविधान सभा बैठाना था, उसके विषय पर चर्चा करनी थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा बैठती है। कब बैठती है याद रखना भाई, जुलाई 1946 में संविधान सभा का बैठना होता है। और इस संविधान सभा में कुल मेंबर की बात करें तो 389 कुल मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर में से 293 मेंबर ब्रिटिश प्रांत से थे। किससे थे भाई? पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर थे? 293 मेंबर थे ब्रिटिश प्रांत से। क्योंकि उस समय जो राज्य हुआ करता था ब्रिटिश प्रांत या फिर ब्रिटिश भारतीय राज्य के नाम से जाना जाता था। और 92 जो मेंबर थे रजवाड़ों के क्षेत्र से, 92 जो मेंबर थे वो रजवाड़े थे। इसमें रजवाड़े उसमें स्वतंत्र रूप से, जैसे कि बात करें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, नीचे केरल में है था, और इधर गुजरात में भी था कठियावाड़ वाला क्षेत्र, और इधर बात करें आपके उड़ीसा वाला क्षेत्र, उधर भी था। मतलब इस तरह से बहुत सारे रजवाड़े थे, लगभग 500 प्लस 576 के आसपास में रजवाड़े थे। लेकिन 92 जो व्यक्ति थे वो देसी राज्यों से आए हुए थे, देसी रजवाड़े या फिर देसी राज्यों से थे। और 4 जो व्यक्ति थे चीफ कमिश्नरी से थे। 4 जो व्यक्ति थे चीफ कमिश्नरी से थे। इस चीज़ को याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जोड़ लेना कितने आ रहा है? 4 2 6 3 9, ठीक है ना? इतने व्यक्ति थे, 389। और इसमें जो चुनाव होता था, जो 389 मेंबर्स चुने जाने थे, वो किस प्रकार चुने जाने थे? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। मान लीजिए अगर किसी जगह की जनसंख्या 10 लाख है, किसी राज्य की, तो पर मतलब 20 लाख है तो वहाँ से 2 व्यक्ति, अगर 10 लाख है तो वहाँ से 1 व्यक्ति, अगर 50 लाख है तो वहाँ से 5 व्यक्ति, मतलब हर 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सदस्य का चुनाव होना था यहाँ पर। और इस चुनाव में 3 बड़ी पार्टियां, 3 बहुत बड़े समुदाय थे। बात करें मुस्लिम और सिख और हमारे सामान्य वर्ग में मतलब जनरल वर्ग थे। इस तरह 3 वर्गों में यह व्यक्ति यहाँ पर सदस्य थे जो थे इस पार्टी, मतलब इसमें पहुंचे थे। और करीब 2 पार्टियों के सदस्य भी थे, कांग्रेस और मुस्लिम थे। इनके मेंबर यहाँ पे संविधान सभा में बैठते हैं और संविधान बनना शुरू हो जाता है। और इनका काम था कि एक ऐसे संविधान को बनाया जाना जो कि बाद में कोई अराजकता न फैले। इसी की वजह से हमारे संविधान बहुत भव्य रूप से विस्तार हुआ। हमारे संविधान में अगर कोई आज भी चेंजेस होते हैं तो बहुत बड़े विवाद स्वरूप उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे सामने आते हैं, जो कि आपको पता है NRI जो आया था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जो हमारा जम्मू कश्मीर में 377 धारा खत्म किया गया था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए थे। मतलब आप समझ सकते हैं बिना विवादित के, और इस संविधान को पूरा का पूरा कौन मतलब एक तरह से संशोधन कर सकता है? हमारा संसद कर सकता है। संसद विधेयक लाती है, विधेयक पारित करवाती है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। उसके बाद हमारा कार्यपालिका जो होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, फिर वो बिल के रूप में सामने आता है। हमने इसके लिए डिस्कस भी करा है। अगर कल वाले आप क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है देख लेंगे। उसके बाद आप खुद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको देख लेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे शेयर भी करेंगे। अब इस क्रम में क्या होता है? पहली बैठक पूछी जाती है। कब? बहुत बार पूछा जाता है पहली बैठक हमारे संविधान सभा में कब बैठा। संविधान सभा तो बैठता है जुलाई 1946 में संविधान सभा की बैठक होती है। लेकिन पहली बैठक की जब बात करना स्टार्ट किया जाए, पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा में पहली बैठक बैठती है। और इस समय 9 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण घटना भी होता है कि हमारे जो पूरे नेताओं में, पूरे व्यक्तियों में जो सबसे बुजुर्ग थे, जो सबसे अनुभवी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में चुन लिया जाता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही, यानी कि 2 दिन बाद 9 2 11 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष में ये अस्थायी थे। इसके बाद अस्थायी सदस्य चुन लिए जाते हैं, अस्थायी सदस्य बन जाते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यह चुन लिए जाते हैं हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी रूप से चुन लिए जाते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले PM थे, जवाहरलाल
नेहरू जी इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा हमारे संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा है, बहुत बार प्रश्न आता है, तो बताएंगे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, हमारे भव्य देश के, अखंड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसे उद्देशिका कहिए या फिर अपना आईना कहिए। हमारे इनके द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया जाता है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, 22 जनवरी 1947 को इनके द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव पूर्ण रूप से, पूर्ण संपत्ति से स्वीकार कर लिया जाता है। 1947 को स्वीकार करने के बाद यही हमारे संविधान का पहला पृष्ठ होता है, पहला अध्याय होता है, जिसको हम कहते हैं हमारी उद्देशिका। हमारे संविधान की आईना, उसको देखकर, हमारे आईना को देखकर हम भारत के लोग भारत को अखंड, इस तरह से है 5, हम भारत के लोग भारत को अखंडता, इस तरह है ना, 5 चीजें, अखंडता 5 चीजें हैं, लगातार उसको हम पढ़ाएंगे। और फिर वैसे भी एक सेपरेट क्लास है, सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे संविधान पे, जो आपके यूपी टेट के लिए प्लस सुपर टेट के लिए दिया गया है क्लास, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल विधिवत पढ़ाया गया है आपको। वही क्लास हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना, घबराने की बात नहीं है। तो इसका मतलब उद्देशिका ही बना, उद्देशिका ही हमारे संविधान का पहला पृष्ठ कहलाया, जो इनके द्वारा लगा गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी को लेकर। तो यह दिन, यह डेट अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे, कभी नहीं भूलने वाले आप, ठीक है ना। अब इसको लेकर या तो प्रस्ताव आ गया और बाद में, अब यहाँ पे ये सारा सिचुएशन खत्म होता है। अब अगला सिचुएशन देखिएगा, अब तो जैसे तैसे सारा का सारा हमने संविधान सभा के लिए सारी चीज़ें होगी, लेकिन अब यहाँ पर इसके लिए संविधान बनाने को क्रम में लेकर देखा जाए तो सलाहकारी समितियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। अब कितनी सलाहकारी समितियाँ होती हैं, लगभग 13 सलाहकारी समितियाँ होती हैं। इन 13 को हमको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके सबके अध्यक्ष बहुत बार पूछे जाते हैं, तो सबके नहीं, 4-5 सलाहकारी समितियां हैं, वह हम आपको बताते हैं। सलाहकारी समिति बनाई गई थी, वो भी किसके कहने से बनाई गई थी, तो आप याद रखना, सलाहकारी समिति का जो अध्यक्ष थे वो BN राव थे, इनके कहने से बहुत सारी सलाहकारी समिति बनी थी। और इसी क्रम में 13 समितियां थी। 13 समितियों में सबसे पहला संचालन समिति आता है, संचालन समिति, याद रखना बच्चे, संचालन समिति भाई देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, 100% समझ में आएगा। यह प्रश्न डायरेक्ट छपेगा आपके एग्जाम में, सुपर टेट में, यूपी टेट में, DLED 4 के आओगे विश्वास के साथ। अगर ऐसे ही पढ़ना है आपको साइंस भी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यूज बढ़िया से बढ़िया दो, हमको बढ़िया से बढ़िया दो। मैथ्स तो पार लगाएंगे, SST भी पार लगाएंगे, साइंस भी पार लगाएंगे, प्लस संस्कृत कहोगे तो संस्कृत भी उड़ेल देंगे पूरा का पूरा। बस पढ़ते चलो। पहला संचालन समिति, 13 समितियों में जो महत्वपूर्ण था 4, उसको लिख लीजिए, संचालन समिति। जो संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम होता है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, जैसे प्रांतीय संचालन। हम आपको बता दें, हमारा जब भारत विघटित हुआ था, भारत में जब राजे रजवाड़े को लेकर वहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कह दिया गया था, आप अगर रहना चाहते हो भारत में तो भारत में रहिए, अगर आप चाहते हैं कि अलग देश के रूप में रहना चाहते हैं तो अलग देश के रूप में रहिए, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में विलय होना तो पाकिस्तान में विलय होइए। उनके लिए एक तरह से अलग साइन पत्र तैयार किया गया था कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, उसे बोला जाता था कौन सा सिग्नेचर पत्र था उसका नाम, उसमें आप साइन करिए, जिसमें विलय होना चाहते हैं उसमें विलय हो जाइए, भारत में या स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र बन के रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, है ना। तो उनका का नाम था, हमारे जो हमारे प्रांतीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हीं की मूर्ति है गुजरात में, सबसे बड़ी मूर्ति 182 फीट की है, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में कौन सा एक भैया जिला है, कौन सा जिला है, देखना नहीं याद आ रहा है, राम सुतार जी द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना, और उसके विषय में बात करेंगे कभी। लेकिन दूसरा जो प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था क्या नाम था भाई, वल्लभ भाई पटेल जी। और वल्लभ भाई पटेल जी के साथ साथ BP मेनन साहब थे। BP मेनन जी और वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत महत्वपूर्ण, अभी बहुत ही बड़ा एक कारनामा होता है कि पूरे देश में जितने भी रजवाड़े थे जो नहीं मान रहे थे, उनको किसी तरह समझा बुझाकर, अगर नहीं मान रहे हैं तो सेना द्वारा जबरदस्ती अपने भारत में मिलाया जाए। क्योंकि हमारा भारत अगर आज ना होता, तो सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद के जो यहाँ पे हैदराबाद के जो भैया निजाम थे, और प्लस जम्मू कश्मीर, आज देख रहे हैं विवाद तो चल ही रहा है जम्मू कश्मीर का, है ना, LAC और LOC को लेकर।
तो दोनों विवाद तो तब से चल ही रहा है, लेकिन हैदराबाद भी बहुत ही बड़े हैदराबाद के जो निजाम थे बहुत बड़े एक तरह से खड़े हो गए कि हम नहीं विलय लेंगे, हम अपना स्वतंत्र देश घोषित करेंगे। इस क्रम में इनको सेना वगैरह भेजना पड़ जाता है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इनका काम था कि प्रांतीय संचालन करना, प्रांत में जो भी चीज़ें दुविधा हो रही हैं उसको देखना सही सलामत है कि नहीं। तो बीपी मेनन जी प्लस यह दोनों लोग मिलके हमारे देश के राजे रजवाड़े प्लस हमारे देश के जितने भी अलग अलग देश को मांग कर रहे थे, इलेक्टोरल, हाँ एक साइन था उस पर, देखिए नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उस पर साइन करने से इनको मना करते हैं। और यह लोग सीधा साधा जो सही से या फिर जो शुद्ध विचारों से मिलना चाहे शुद्ध विचारों से मिल गए, वरना उंगली टेढ़ी कर कर मिला लिया गया सबको। इस वजह से बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल जी एक लौह पुरुष हैं। और यह इनको देखा जाता है कि एक तरह से एकता के रूप में एक दिवस भी मनाया जाता है इनके जन्मदिन को लेके, है ना। तो यह चीज़ें हैं, तो आप याद रखना। जो प्रांतीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रांत संचालन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए ये गलती हमसे भी होने वाली थी, प्रांतीय समिति बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा संघ शक्ति समिति एक बनाई जाती है, जिसके संघ का मतलब होता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से संघ की तैयारी करते। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनते हैं, लिख लेना। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब थे। बी आर अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। उनके निरीक्षण में 6 व्यक्ति और होते हैं। इस प्रारूप समिति में 6 व्यक्ति प्लस बी आर अम्बेडकर, मतलब 7 व्यक्ति होते हैं। पूछा जाता है प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 7 व्यक्ति रहते हैं बी आर अम्बेडकर को लेके। अब इस क्रम में हमारा संविधान को बनने में बहुत बड़ा लंबा समय लगा, क्योंकि समितियां बनाई गई, इस तरह से गहनता से अध्ययन किया गया बहुत सारे देशों का। लगभग 60 देशों के अवलोकन के बाद हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार होता है, 18 दिन में तैयार हो जाता है। अब इसको देखकर यह लगता है कि यह बहुत बड़ी रूप से सोच के साथ यह तैयार किया गया था, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्मात्री थे यह नहीं चाहते थे कदापि कि 200 सालों के बाद अगर हम लोग गुलामी से मुक्त हो रहे हैं तो फिर से जूझें, गुलामी को देखें। तो ऐसे संविधान में आर्टिकल भरे गए कि इतना, मतलब कि 114, हम सारी चीज़ें बताते हैं, इतना चीज़ें भरी गई इसमें कि लेकर कभी कोई बदलाव ना हो सके। बहुत सोच विचार के साथ, बहुत पुख्ता सबूत के साथ सारी चीज़ें भरी गई। अब इस क्रम में जो चीज़ें हमको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। और कोई नहीं चाहता था कि वापस से हमारा देश गुलाम हो जाए, है ना। और आज हमारा संविधान आज देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत होता है। उसी समय बहुत सारे संविधान में हमारे संविधान के जो आर्टिकल होते हैं लागू किए जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान पूरे देश को समर्पित होता है 26 जनवरी 1950 को। इसका भी कारण होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को इसको, मतलब 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू होता है। इसका कारण था क्योंकि इसके अगर 20 साल पहले की बात करेंगे, मतलब 1930 में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हमारे संविधान, हमारे पूरे भारत में सबसे पहले आज़ादी दिवस मनाई गई थी। इस वजह से 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए और 26 जनवरी को गणतंत्रात्मक, मतलब गणतंत्र एक तरह से 26 जनवरी मनाने के लिए हम लोग इसको घोषित किए। और आज 1950 24 जनवरी, आपको पता होगा 24 जनवरी संविधान दिवस के रूप में देखा जाता है। अभी बताते हैं 24 जनवरी के भी राज्य है। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं भाई, क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? अभी 26 जनवरी को मनाएंगे गणतंत्र, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन गणतंत्र जो होता है हमारा देश 26 जनवरी को होता है, पूर्ण रूप से गणतंत्र हो जाता है। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। हम भारत के अखंड देश में रहते हैं, यह बात भी याद रखना। सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में शुरू करेंगे कल से, याद रखना भाई। एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगा, सबको डेली आना है। अब अनिवार्य अन्य कार्य जो होते हैं उसको ध्यान से सुनना। ध्यान से सुन लेना भाई, इसको लिख लेना। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत सदस्यता के रूप में
का सत्यापन होता है। भारत के सदस्यता का सत्यापन कब होता है? 1949 को होता है, मई 1949 में होता है। और 22 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के देखना, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो इस समय चल रहा है, तीन तिरंगा इसे बोलते हैं, बीच में तीली हो, तिरंगा को अपनाया गया। उस तिरंगा को अपनाने के क्रम में कौन डिजाइन किया था पूछा जाता है, तो पिंगलया वेंकटैया ने, पिंगलया वेंकटैया नाम के व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने इसका वेंकटैया एम नायडू करके है ना, एम जो आपके नायडू वेंकटैया करके हैं, आपके राज्यसभा के समय अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, है ना। और पिंगलिया वेंकटैया द्वारा हमारा संविधान, हमारे झंडा का, हमारे तिरंगा का डिजाइन किया जाता है और अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा। अगर बात करेंगे 24 जनवरी 1947 को बहुत कारण 1950 24 जनवरी 1950 को 2 दिन बाद जब हमारा लागू होता है संविधान, उसके पहले बहुत कारनामे होते हैं। क्या क्या होते हैं लिख लेना। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। नए राष्ट्रगीत अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान भी अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रपति भी सबसे पहले बनते हैं अखंड भारत के 24 जनवरी 1950 को। याद रखना बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और 2 साल बहुत बार बता दिए, 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार होता है। इसके लिए बहुत मशक्कत किया जाता है और इसके लिए 11 बैठकें होती हैं, कुल 11 बैठकें होती हैं हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, 11 बैठकें होती हैं और संविधान निर्माताओं द्वारा लगभग 60 देशों का अवलोकन करके संविधान में सारी चीज़ें भरी जाती हैं, और जो 14 दिन तक विचार चलते हैं, पूछा जाता है कितने दिन तक विचार चले, तो 114 दिन तक विचार चले हैं। इस बात को याद रखना। और कुछ बातें हैं, लिखते चलना। हर हर महादेव नारा लगाते रहना। काशी नगरी आपके साथ रहेगी भाई, बस सपोर्ट बना के रखना, भाइयों को बुलाते रहना। जो भाई भटक रहे हैं, सोच रहे हैं प्रमोट होंगे, तो बना कर देना उनसे, भाई प्रमोट हो जाओ तो बढ़िया है, अगर ना हो तो एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे तो ठीक है, लेके बैठो उसे। लेकिन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। अब एग्जाम डेट की घोषणा हो गई है, 99.99% के एग्जाम होगा, है ना, इतना ध्यान रखना। इसके बाद बात करें भैया, संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए लगे थे, ये भी पूछा जाता है, लिख लेना। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए लगे थे और संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, यह बात भी याद रख लेना। अब HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया जाता है, याद रखना, यह पूछा गया। HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया जाता है, यह चीज़ याद रखना। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रभारी बनाया जाता है, एक तरह से प्रारूप करके बनाया जाता है इनको, एक तरह से कह लीजिए। LN मुखर्जी को क्या बनाया जाता है भाई? मुख्य प्रारूप लिख लेना। मुख्य प्रारूपकार बनाया जाता है, यह चीज लिख लेना। इनको तो बनाया जाता है भाई संविधान सभा के सचिव के रूप में, और इनको मुख्य प्रारूपकार बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे संविधान सभा रायजादा होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे भारतीय संविधान को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, संविधान के पत्र को अलंकृत करते हैं, एक एक पेज को अलंकृत करते हैं, सजा के रख देते हैं। याद रखना भाई, यह सुलेखाकार के रूप में, अलंकृत नहीं भाई, सुलेखाकार मतलब लिखने का काम करते हैं। यह काम सुलेखाकार, यह लिखने का काम करते हैं, सुलेखाकार, इनको सुलेखाकार बोला जाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखाकार होते हैं, हमारे संविधान के एक एक अक्षर को लिखते हैं, सजो के लिखते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है भाई, यह हमारे संविधान को संस्कृत से हिंदी, मतलब कि जो एक तरह से था ना, हिंदी संस्करण में अनुवाद करते हैं। इनका नाम क्या था लिख लेना, वसंत कृष्ण वैद द्वारा हमारे संविधान को हिंदी प्रारूप में लिखा जाता है। यह बात याद रखना। हमारा संविधान है पूरा का पूरा, जो कागजी रूप में हमारा संविधान है, मतलब कि एक तरह से फाइल रूप में है, उसको हीलियम गैस के अंदर रखा गया है कि उसका पेज कभी खराब ना हो, है ना, हीलियम गैस में। ये बात याद रखना। और नंदलाल
नंदलाल लास्ट है, नंदलाल बोस को संविधान नंदलाल बोस ने संविधान को अलंकृत किया है, अलंकृत किया है भाई। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको सुन लेना 2 बार 3 बार। नंदलाल बोस ने हमारे संविधान को अलंकृत किया है, मतलब सजाया है, कमल फूल चित्र किया है, जो सजावटें हैं वो किया है। लेकिन लिखने का काम कौन किया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुलेखाकार का काम किया है। 64 लाख खर्चा है। इतनी बातें रहीं संविधान सभा से बताना। एक भी प्रश्न छूट जाए कहीं से भी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फोड़ के आओगे। डीएलएड, यूपी टेट, सुपर टेट, बेहतरीन क्लास है इसके लिए। आप बस पढ़ते जाना मेरे प्यारों। दूसरे के बहकावे में नहीं आइए। पड़ोसी पढ़ लेगा, पड़ोसी घर में डीजे बज जाएगा, उसमें डांस करने चले जाना। पड़ोसी को अपने यहाँ डांस करने के लिए बुलाओ, कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाओ मेरे यारों। हनीमून तुम मनाओ, वो पूछने आ जाए कि हनीमून कहाँ मनाया गया है। धन्यवाद।